हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर के सभी करंट अफेयर। आज है मंडे। 1 दिसंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हम डिटेल में समझेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर लगाइएगा। काफी सारी फ्री पीडीएफ, फ्री कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो एक बार चेकआउट कीजिए। हम चलते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम का स्टेच्यू कहां बनाया गया है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है हाल ही में गोवा राज्य में। गोवा में एक मठ देखने को मिलता है। एक मठ है जिसका नाम है श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ। यह गोवा में स्थित है। तो यहीं पर भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया है गोवा राज्य में। इस स्टेच्यू को आपको पता है डिजाइन किसने किया है? राम सुतार ने। अगर हम राम सुतार की बात करें तो जो हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाएं, एक तो इसको डिजाइन करने का श्रेय भी राम सुतार को दिया जाता है। और कल के सेशन में हमने कल या परसों एक स्टेच्यू की बात की थी, स्टेच्यू ऑफ वेलोर। किसका स्टेच्यू है ये? ये लचित बोरफुकन का स्टेच्यू है। भारत के असम राज्य में फ्रीडम फाइट, एक क्रांतिकारी रहे हैं असम राज्य के। मुगलों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया है, अहोम साम्राज्य के सेनापति। तो इनका स्टेच्यू है असम राज्य में, स्टेच्यू ऑफ वेलोर। इसकी डिजाइन भी राम सुतार ने ही तैयार की है। और अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवान राम की जो प्रतिमा है उसकी डिजाइन को भी राम सुतार ने ही तैयार किया है। और ये 77 फीट ऊंची प्रतिमा है गोवा के एक मठ में। इस मठ को नॉर्मली गोकर्ण मठ के नाम से जाना जाता है। भारत में गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों का यह पहला द्वैत संप्रदाय का मठ है पूरे इंडिया में, गोवा राज्य में। अब यहां पर दो अवधारणाएं हमको कंफ्यूज कर सकती है। एक दो सिद्धांत है, फिलोसॉफी है, एक है द्वैत और एक है अद्वैत सिद्धांत, है ना। अगर हम द्वैत सिद्धांत की बात करते हैं, जिसके मठ की बात की जा रही है, तो द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक है माधवाचार्य। अब अद्वैत और द्वैत दो सिद्धांत आए हैं, दो फिलोसॉफी आई है, तो दोनों को हम शॉर्ट में समझते हैं। अद्वैत सिद्धांत जो फिलोसॉफी है वो दी है शंकराचार्य जी ने। इन्होंने कहा था कि जो आत्मा और जो ब्रह्म है ना वो एक ही है, माया के कारण अलग अलग दिखाई पड़ता है, ये एक ही है। और आगे चलकर जब आत्मा अपने अस्तित्व को पहचानने लगती है तो ब्रह्म में ही मिल जाती है और हमें मोक्ष मिलता है। यह होता है अद्वैत सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जब हम द्वैत सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें आत्मा और ब्रह्म को दो अलग अलग एंटिटी बताया गया है। यह है द्वैत सिद्धांत। इसकी फिलोसॉफी दी है माधवाचार्य ने। डिटेल में नहीं जा रहे, वन शॉट मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। हमारा क्वेश्चन द्वैत संप्रदाय के मठ से है, तो पहला सारस्वत ब्राह्मणों का द्वैत संप्रदाय का मठ कहां पर है? गोवा में। और यहीं पर भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया। प्रतिमा कितनी ऊंची है? तो 77 फीट ऊंची है। अब यहां पर कुछ और वर्ल्ड के बड़े अगर प्रतिमा या स्टेच्यू की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े स्टेच्यू में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिलता है। इंडिया में गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है। फिर स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, है ना, भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है चाइना में, 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आता है लाइक्यून सेक्या, ये भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा है म्यांमार में, ऑलमोस्ट 115 मीटर। फिर स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये राजस्थान के नाथद्वारा में देखने को मिलता है। भगवान शिव की प्रतिमा है, 106 मीटर ऊंची। तो ये वर्ल्ड के जो बड़े स्टेच्यू हैं उनकी हमने बात की। एक बार नोट कर लीजिएगा, पॉज करके पूछा जा सकता है। भारतीय सेना ने पहली बार ऑपरेशन पवन के सैनिकों को सम्मानित किया है। ऑपरेशन पवन कहां लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन पवन 1990, 80 से 90 के दशक के बीच में ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका में एक पीस ऑपरेशन के रूप में से चलाया गया था।
और यही ऑपरेशन आपको पता है आगे चलकर राजीव गांधी की हत्या का कारण भी बना था, जो कि उस वक्त भारत के पीएम थे राजीव गांधी, है ना। उनकी जो हत्या की गई थी वो ये एक ऑपरेशन भी उसका कारण है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था, श्रीलंका में वहां के जो मूल निवासी है वो सिहाली बौद्ध कहलाते हैं। श्रीलंका में सिहाली कम्युनिटी निवास करती है। अब वहां पर रहने वाले तमिल जो थे ना उस वक्त, जो श्रीलंका में जो तमिलनाडु से शिफ्ट हो गए थे श्रीलंका के उत्तरी छोर पर जाकर, उनसे बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो वहां के जो तमिल थे ना, उन्होंने एक गुट बनाया कि हमको एक अलग तमिल लैंड की लैंड चाहिए, एक डिमांड उन्होंने रखी, और वही गुट आगे चलकर लिट्टे कहलाया। ओके, श्रीलंका में उन्होंने हथियार उठाया था लिट्टे ने, फिर आगे चलकर जो भी सरकमस्टांसेस बने उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो अभी हम ये समझें कि ऑपरेशन पवन कहां चलाया गया था, श्रीलंका में। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार ऑपरेशन पवन के जो सोल्जर हैं उनको सम्मानित किया। आज तक जितने भी सोल्जर्स की डेथ हुई है ऑपरेशन पवन के दौरान, जितने भी शहीद हुए हैं, उनको कभी भी सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन अब पहली बार आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इनको सम्मानित किया है। इंडिया द्वारा श्रीलंका में चलाया गया पीस कीपिंग ऑपरेशन था ऑपरेशन पवन। इंडिया का पहला लार्ज स्केल ऑपरेशन जो कि विदेश में हमने शुरू किया था। उस वक्त गवर्नमेंट की यह मंशा थी कि हम भी इंटरनेशनल लेवल पर चमके, हमारा भी, इंडिया का भी नाम आए कि यार पीस कीपिंग के लिए इंडिया भी अलग अलग देशों में अब काम करना शुरू कर चुका है। तो ये हमने शुरुआत कर दी थी लार्ज स्केल पर श्रीलंका में। 1990 में श्रीलंका सरकार के विरोध के कारण हालांकि ये फिर खत्म कर दिया गया था, लेकिन एक वक्त तक हमने श्रीलंका के साथ मिलकर पीस कीपिंग अभियान चलाया। लेकिन जब हम पीस कीपिंग अभियान चलाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे तत्वों को खत्म करेंगे जो कि श्रीलंका में उपद्रव मचाते हों। अब उस वक्त लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम जो लिट्टे है ना, वो श्रीलंका से एक अलग लैंड की मांग कर रहा था जो कि तमिल भाषियों के लिए होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब ऑपरेशन पवन चलाया गया और ये शांति के लिए काम करेगा तो ये लिट्टे के खिलाफ भी काम करेगा, क्योंकि तमिलनाडु में लिट्टे हथियार उठा चुका था, तो इसको रोकने के लिए भी ऑपरेशन पवन को काम करना था। तो फिर जो लिट्टे के जो लोग थे वो चिढ़ जाते हैं किससे, उस वक्त की भारत की गवर्नमेंट से, और नेतृत्व कौन कर रहे थे, पीएम कौन थे, राजीव गांधी। इसीलिए फिर आगे चलकर लिट्टे के लोगों ने जो राजीव गांधी की, जो कि हमारे पीएम थे, उनकी हत्या कर दी थी। ओके, अगर हम ऑपरेशन पवन की बात करें, 11 अक्टूबर 1987 से शुरू हुआ था, 24 मार्च 1990 तक ये चला था। इसका आखिरी बड़ा नेता लिट्टे का प्रभाकरण है, जिसको बाद में जॉइंट ऑपरेशन में श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक वहां की सेना ने ऑपरेशन चलाया था और लिट्टे को, या उसके जो नेता है प्रभाकरण, उसको मार दिया था। और उसके बाद लिट्टे जो कि एक विद्रोही गुट था श्रीलंका का, ये खत्म हो जाता है। इंडिया के टोटल 1171 सोल्जर जो उस वक्त थे, सैनिक थे, उनकी डेथ हुई थी ऑपरेशन पवन के दौरान। श्रीलंका में ज्यादातर पॉपुलेशन सिहाली बुद्धिस्ट है। श्रीलंकन तमिल लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था इनके द्वारा, इसीलिए श्रीलंकन तमिल फिर चाहते थे कि हमको एक अलग से क्षेत्र दिया जाए, और उसके लिए इन्होंने एक गुट बनाया था लिट्टे नाम का। अब सिविल वॉर श्रीलंका में 1983 से लेकर 2009 तक चला, और 2009 तक आते आते लिट्टे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। राजीव गांधी उस वक्त भारत के पीएम थे जब ऑपरेशन पवन चलाया गया था, और श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धने। इनके मध्य में 1987 में पीस एग्रीमेंट हुआ था, और हम पीस वहां पर स्थापित करेंगे तो जो भी बन पड़ेगा हमारी सेना से वो करेगी पीस के लिए। तो जब हमारी सेना श्रीलंका में पीस ऑपरेशन कर रही थी तो ऑब्वियस सी बात है किसके खिलाफ सेना को काम करना पड़ा, लिट्टे के खिलाफ। ठीक है, एग्रीमेंट में इंडो श्रीलंकन एकॉर्ड कहा जाता है इसे, श्रीलंका में पीस लाना इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य था, और ऑपरेशन है ऑपरेशन पवन। आई होप समझ में आया होगा आपको, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। ऑपरेशन पवन में जो सैनिक मरे थे, जो हमारे शहीद हुए थे, अब उनको सम्मान दिया गया है पहली बार। आगे चले, आगे आ जाते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? विमेंस प्रीमियर लीग 2026 नेक्स्ट ईयर आयोजित होगा। इसके लिए जो नीलामी होती है खिलाड़ियों की वो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो रही है ये है दीप्ति शर्मा।
आपको पता है अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025, जिसका खिताब हमने जीता था, उसमें दीप्ति शर्मा ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी, है ना। और अब दीप्ति शर्मा विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी के तौर पर सामने आई है। सबसे महंगी खिलाड़ी रही है दीप्ति शर्मा विमेंस प्रीमियर लीग में। दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स टीम ने खरीदा है 3.20 करोड़ में, 3 करोड़ 20 लाख में। आपको पता है अभी तक जब से विमेन प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, दीप्ति शर्मा दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रही है, क्योंकि इसके पहले 2023 में स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 3.4 करोड़ रुपीस में खरीदा था। तो सबसे महंगी आज तक स्मृति मंधाना है, अब दूसरी बनी है दीप्ति शर्मा, 2026 में सबसे महंगी खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग महिलाओं के लिए क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता है, जैसे कि आईपीएल आयोजित किया जाता है, वैसे डब्ल्यूपीएल का आयोजन किया जाता है। आपको पता है इस बार 2026 में जो आयोजित किया जाएगा 4th एडिशन है डब्ल्यूपीएल का। 2023 में ये शुरू हुआ था, अब 4था एडिशन 2026 में होगा, 9 जनवरी से 5 फरवरी तक। 5 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी, 22 मैच यहां पर खेले जाएंगे। लास्ट एडिशन 2025 में, इस साल जो 3rd एडिशन था वो फरवरी मार्च में हुआ था। 3rd एडिशन का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, और अब 4th एडिशन 2026 में आयोजित किया जाएगा। 3rd एडिशन में 2025 के विमेंस प्रीमियर लीग में प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी नेट साइबर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियन के लिए खेलती है। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे एमिलिया केर मुंबई इंडियन और हेलेन मैथ्यूज मुंबई इंडियन, दोनों ने 18 विकेट लिए थे 3रे एडिशन में। विमेंस प्रीमियर लीग कब शुरू हुआ? 2023 में। बीसीसीआई ही इसका आयोजन करवाता है। सबसे सक्सेसफुल टीम है मुंबई इंडियन, जिसने 3 बार आयोजित हुआ है अभी तक विमेंस प्रीमियर लीग, 2 बार मुंबई इंडियन ने जीता है। ओके, तो ये हो जाती है सबसे सक्सेसफुल टीम। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए ईयर एंड स्पेशल 2 ऑफर यहां पर लाए गए हैं। 100 आवर जीएस कोर्स को और इसके अलावा करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन को आप काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ईयर एंड सेल का सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर जो ऑफर है, जो डिस्काउंट है, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है पूरे साल में सबसे कम, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। 100 आवर जीएस के कोर्स में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, बहुत ही इजी ट्रिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये पूरे कवर करवाए गए हैं। आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और हर टॉपिक की, हर वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। और वन स्टॉप सॉल्यूशन जो करंट अफेयर का है 2026 के लिए 50+ ई बुक आपको मिल जाएगी, 200 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएगी और 500 टेस्ट और क्विज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मैराथन की पीडीएफ अलग से आपके लिए यहां पर दी गई है इसी के साथ। तो ज्वाइन कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है, क्लिक कीजिए और अवेल कीजिए। ओके, आगे आते हैं। 56th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किया गया। आपको पता है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जब आयोजन किया जाता है ना, तो इसमें सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड ही होता है, जो कि बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। अब क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है, तो ये इंटरनेशनली किसी भी देश की मूवीज वगैरह को दिया जा सकता है। तो ये इस बार वियतनाम की एक मूवी को दिया गया जिसका नाम है स्किन ऑफ यूथ। वियतनाम की मूवी है जिसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया 2025 का, है ना, इंपॉर्टेंट है। 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन कहां पर? आयोजन 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में किया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए वियतनाम की मूवी स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। गोल्डन पीकॉक अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। इसके अलावा जो अवार्ड होते हैं वो सिल्वर पीकॉक के नाम से जाने जाते हैं। अब बहुत सारी कैटेगरी है, यहां पर गोल्डन पीकॉक तो हो ही जाता है, जो कि हमको याद रखना ही है। अदर कैटेगरीज पर नजर डाल लेते हैं जो कि एग्जाम में हो सकता है पूछी जाए। सारी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कैटेगरीज यहां पर हमको देखनी पड़ेगी। तो पहला, बेस्ट फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जिस मूवी को दिया गया स्किन ऑफ यूथ,
किस देश की मूवी है? वियतनाम की मूवी है। फिर आते हैं बेस्ट डायरेक्टर, संतोष डावाखार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया गोंधाल मूवी के लिए। फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड कोलंबिया के एक एक्टर को दिया गया, उबीमार रियोस इनका नाम है। अ पोएट नाम की मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, उबीमार रियोस। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो जारा सोफिया ओस्तान को दिया गया, स्लोवेनिया की एक्ट्रेस से। लिटिल ट्रबल गर्ल्स इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इनके अलावा आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल दिया जाता है, जो कि सेफ हाउस नाम की मूवी को दिया गया। इरिक स्वेंसन नाम के डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया है। बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड इंडिया की एक वेब सीरीज बंदिश बंडिट्स को दिया गया सीजन 2 को, ठीक है। आनंद तिवारी ने इस वेब सीरीज को बनाया है। इसके अलावा गोल्डन पीकॉक के अलावा जो सबसे बड़ा अवार्ड आता है वो आता है सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये रजनीकांत को दिया गया। तो ये जितनी कैटेगरी एग्जाम में पूछी जा सकती है, पॉज करके पढ़ लेना या पीडीएफ ले लेना, एक बार देख लेना, है ना। और गोल्डन पीकॉक और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, हर साल आयोजित किया जाता है। गोवा के पणजी में लोकेशन है, यहीं पर आयोजित किया जाता है और पहली बार 1952 में आयोजित किया गया था। आयोजन कौन करवाता है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक तो ये, और गोवा गवर्नमेंट इसका आयोजन करवाती है, इसलिए गोवा में ही हर साल ये आयोजित होता है। सबसे बड़ा अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड। वर्ल्ड एड्स डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे, एसएससी ये क्वेश्चन काफी पूछता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को हर साल, मतलब आज। एचआईवी एड्स जो कि वायरस जनित एक रोग है, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना, है ना। इससे बचाव के लिए क्या क्या आपको अवेयरनेस फैलाना कि बचाव कैसे किया जा सकता है, किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, इनके प्रति लोगों को अवेयर करना मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड एड्स डे को मनाए जाने का। 1 दिसंबर को हर साल ये मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ ने 1988 में इसकी शुरुआत की थी, 1988 में। 2025 में ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड एड्स डे की। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है किससे होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस, तो आपको पता होना चाहिए एचआईवी एड्स की अगर हम बात करते हैं तो वायरस से होने वाला रोग है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। CD4 टी सेल खत्म करता है ये जो एचआईवी वायरस है, जिसके कारण इम्यूनिटी पर इफेक्ट आता है और छोटी से छोटा इन्फेक्शन भी किसी व्यक्ति की डेथ का कारण बन सकता है। CD4 टी सेल के खत्म होने के कारण हमारी बॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो पूरी खत्म हो जाती है और व्यक्ति एचआईवी एड्स में फिर कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। एक तरह का रेट्रो वायरस होता है। अब यहां पर एक और वर्ड आया रेट्रो वायरस, तो ये क्या है? जो जिसकी भी बॉडी में, उसकी बॉडी के डीएनए में अपनी आरएनए की कॉपी बना लेता है, लगातार बढ़ता जाता है बॉडी में और उसके कारण एचआईवी इन्फेक्शन फैलता है और फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है धीरे धीरे गिरने लगती है। छोटे से भी रोग में किसी रोगी की मृत्यु हो जाती है। वैसे अलग अलग स्टेज भी होती है, 3 स्टेज है। तीसरी स्टेज में आकर इसे कहा जाता है एचआईवी वायरस को एड्स, ठीक है। कोई इलाज नहीं है अभी तक सक्सेसफुली वर्ल्ड में एचआईवी एड्स का, लेकिन कुछ कंडीशन में फर्स्ट स्टेज तक इसे ट्रीटमेंट के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है। तो ये हो गया वर्ल्ड एड्स डे। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। एक वीक मनाया गया था लास्ट मंथ एंड में, जिसकी हमको बात करना चाहिए, एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक, क्योंकि एक 2025 में प्लेन क्रैश भी हुआ था अहमदाबाद से लंदन जाने वाला, तो ये वीक मुझे लगा कि आपको पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक ये 2025 में 24 से लेकर 28 नवंबर तक मनाया गया, याद रखिएगा। आगे चलें। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है? इंडिया का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट को नाम दिया गया विक्रम-1। बनाया किसने? क्योंकि प्राइवेट है तो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया होगा। एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। एरोस्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, ठीक है।
ऐसे रॉकेट बनाती है एरोस्पेस सेक्टर के लिए। तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बनाया गया जिसको नाम दिया गया विक्रम-1 रॉकेट। ठीक है, यह रॉकेट जो है एक लॉन्च में ही काफी सारी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। गवर्नमेंट या इसरो के द्वारा काफी सारे पहले बनाए जा चुके हैं, लेकिन प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट स्काई रूट एरोस्पेस ने पहली बार बनाया है। भारत का पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट भी लॉन्च किया जा चुका है जिसका नाम है विक्रम-S। यह पहले लॉन्च किया गया था। यह क्या है? प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट। और अभी जो विक्रम-1 लॉन्च किया गया है यह है प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। ये 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। अब इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। अब देखिए, विक्रम-S को भी स्काई रूट एरोस्पेस ने ही बनाया था। जो सब ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम-1, विक्रम-S, इसको भी स्काई रूट कंपनी ने या एरोस्पेस ने बनाया। और अब जो विक्रम-1 लाया गया है ऑर्बिटल रॉकेट, इसे भी स्काई रूट ने ही बनाया। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या? यहीं पर आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि ठीक है सर, यह हमको समझ में आ गया कि पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 है, पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जब हम बात करते हैं, पहले क्या समझे? पहले हम समझते हैं जो अभी हमारे पास है ऑर्बिटल रॉकेट। ये क्या होता है? ऑर्बिटल रॉकेट की जब बात करते हैं ना, तो ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है। देखिए, रॉकेट करते क्या समझना, सैटेलाइट, ह्यूमन या किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में लेकर जाते हैं, सही है, और ऑर्बिट में स्थापित करना है तो ऑर्बिट में स्थापित करते हैं, फिर वो हमारी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जो भी हमको चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी होते हैं। तो ये सब कौन लेकर जाएंगे? ये लेकर जाएंगे ऑर्बिटल रॉकेट। जब रॉकेट में हम बम का यूज करने लगते हैं ना, एक्सप्लोसिव का या फिर किसी प्रकार के बारूद का, तब फिर वो मिसाइल बन जाते हैं, समझना। लेकिन फिर हम उसका यूज करते हैं सरफेस पर नॉर्मली। ऑर्बिटल रॉकेट समझ में आ गया, सैटेलाइट, ह्यूमन, इनको अंतरिक्ष में ले जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सब ऑर्बिटल रॉकेट की, तो इनका यूज नॉर्मली टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ओके, टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है। कोई एक्सपेरिमेंट करना है, डेटा को एकत्रित करना है, तो फिर उस कंडीशन में सब ऑर्बिटल रॉकेट का यूज किया जाता है। ये ज्यादा पावरफुल नहीं होते, पर ऑर्बिटल रॉकेट ज्यादा पावरफुल होते हैं। विक्रम-1 की यहां पर हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, इंडिया का पहला। 3D प्रिंटेड इंजन इसमें लगाया गया है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से इसका इंजन बना है, तो इसकी जो वेट है ना वो बहुत कम है, 50% तक ये हल्का हो गया, और बनाने में भी सस्ता है। छोटी सैटेलाइट को जल्दी और कम पैसे में ये लॉन्च करने में सक्षम है। फॉर एग्जाम्पल 350 किलोग्राम की सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। और इसके अलावा अगर 260 किलोग्राम की सैटेलाइट है तो उसे सन SSO में भी स्थापित कर सकता है, ज्यादा ऊपर तक भी ले जा सकता है वेट के अकॉर्डिंग। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने से बनाया है। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट इंडियन एरोस्पेस कंपनी है। स्थापना 2018 में की गई थी। तेलंगाना के हैदराबाद में एक स्टार्टअप के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन किसने बनाया? यहां पे देखिए, एक वर्ड में कंफ्यूज मत होना। जब हम यहां पर ये पेट्रोल वर्ड है ना, तो ये गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलिंग है ना, जो घूमते हैं, निगरानी करते हैं ना, पेट्रोलिंग करते हैं। पुलिस क्या करती है? पेट्रोलिंग करती है ना। तो यहां पर उसकी बात हो रही। तो भारत का पहला AI पावर्ड मतलब AI से चलने वाला, जिसके लिए चलाने के लिए आपको ह्यूमन नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं चाहिए। इंडिया का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन घूमता रहेगा, सीमाओं पर नजर रखेगा आकाश में, और अगर कोई ड्रोन अटैक होता है इंडिया पर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा, तो कोई ड्रोन अगर आता है, हम दिख जाता है, तो ये क्या कर सकता है? उस ड्रोन को खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारी जो बॉर्डर एरियाज है उसमें ये वाहन घूमता रहेगा, पेट्रोलिंग वाहन है, AI से चलेगा, एंटी ड्रोन वाहन है। समझ में आया? अब इसका नाम क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है, या किसने बनाया? तो इसे बनाया है इंद्रजाल। भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन को इंद्रजाल के द्वारा बनाया गया है। अब इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक ड्रोन डिफेंस कंपनी, ठीक है ना। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने इंडिया की पहली एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को लॉन्च किया है।
एआई पावर, जो कि एआई से चलेगी, और इसको नाम दिया गया इंद्रजाल रेंजर। नाम भी कंपनी के नाम पर ही, इंद्रजाल रेंजर, और बनाने वाली जो डिफेंस कंपनी है वो है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी। व्हीकल चलते समय जैसे पेट्रोलिंग कर रहा है, निगरानी कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि रुक के निशाना लगाना है, चलते हुए भी किसी ड्रोन को ये हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। ऐसे गाड़ी पर सेट होगा, ये गाड़ी है, अब इस गाड़ी में किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ओके, एआई से चलेगा, ऊपर सेंसर लगे, ड्रोन को डिटेक्ट करेंगे, पेट्रोलिंग वाहन है, घूमता रहेगा सीमाओं पर, और ये किसी भी ड्रोन को अगर देखता है तो ये नष्ट कर सकता है। 10 किलोमीटर एरिया में अगर इसके आता है सिग्नल में तो डिटेक्ट कर लेगा, और 4 किलोमीटर तक पास आने पर फिर ये ड्रोन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में नॉर्मली इस कार का यूज किया जाएगा, या फिर इंद्रजाल रेंजर का यूज किया जाएगा। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनी है, काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाता है। 2023 में इसकी स्थापना की गई थी, और हैदराबाद में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। व्हेन इट ऑल बिगन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? व्हेन इट ऑल बिगन, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है राकेश मारिया को। राकेश मारिया की बात करें ना तो एक आईपीएस ऑफिसर है, ये मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से, और आईपीएस ऑफिसर है। मुंबई के 38th पुलिस कमिश्नर के रूप में इन्होंने काम किया। इनकी एक बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया, जिस बुक का नाम है व्हेन इट ऑल बिगन। इस बुक में मुंबई अंडरवर्ल्ड जो 1990 के दौर में पनपा था मुंबई में, उसके बारे में डिटेल में इस बुक में बताया गया। अच्छा, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जो 26/11 अटैक हुआ था ना इंडिया में, मुंबई में, उस पर जो ऑपरेशन फिर चलाया गया था पुलिस के द्वारा, उसमें नेतृत्व किया है राकेश मारिया ने, उस ऑपरेशन का नेतृत्व भी किया है। तो व्हेन इट ऑल बिगन इस बुक का नाम है, जो कि इनके द्वारा लॉन्च की गई। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की ऐसी स्टोरी जो कि अनटोल्ड है, आज तक छुपी हुई है, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर चुके हैं राकेश मारिया, और 26/11 मुंबई अटैक में इन्वेस्टिगेशन किया था, सॉरी नेतृत्व नहीं, इन्वेस्टिगेट करने का श्रेय इनको दिया जाता है। आगे चलिए, प्रिरोना स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई है? प्रिरोना स्कीम, इसे लॉन्च किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने क्या किया है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की, और इसी का नाम है प्रिरोना स्कीम। स्पेशली क्लास 10th के जो स्टूडेंट है उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। किस तरीके से? ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि असम में क्लास 10th में पढ़ते हैं, उन्हें उनकी एग्जाम होने तक, फाइनल एग्जाम होने तक 300 रुपए पर मंथ का फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। 300 रुपए पर मंथ, ताकि स्टूडेंट अपने स्टडी के लिए जो भी सामान खरीदना है वो खरीद सके, जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, खाने के लिए अगर कोई सामान चाहिए तो वो खरीद पाए, ताकि अच्छा परफॉर्म करे 10th क्लास में। इसीलिए असम सरकार ने, हमने कम ही देखा है कि अदर राज्यों में डायरेक्ट 10th के स्टूडेंट को ऐसा कोई फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता होगा, लेकिन असम सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया है, और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहां पर एक और चीज ये है कि यहां पर कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। ये नहीं कि भाई आपकी फैमिली इनकम इतनी से ज्यादा हुई तो नहीं देंगे, इतनी से कम हुई तो ही देंगे, ऐसा कोई भी इनकम का क्राइटेरिया फैमिली के लिए नहीं रखा गया है। जो 10th में है उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी 300 रुपए पर मंथ की। स्कीम का उद्देश्य है कि स्टेट में जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल से, उसको कम किया जा सके, और इक्विलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अभी असम के ऑलमोस्ट 4.4 लाख स्टूडेंट को इस स्कीम का इस साल फायदा मिलेगा। तो प्रिरोना स्कीम है, असम सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। 300 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे 10th क्लास के स्टूडेंट को। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया था? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025, इसका आयोजन हाल ही में अजरबैजान के बाकू में किया गया, और नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे उसे डेवलप किया जा सकता है, टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या समस्याएं, उनको दूर करने के लिए
वर्ल्ड के अलग अलग देशों के डेलीगेट्स यहां पर इकट्ठा होते हैं कॉन्फ्रेंस में और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से अजरबैजान के बाकू में 17 से लेकर 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए डेलीगेट्स यहां पर इकट्ठा होते हैं और आयोजन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका आयोजन करवाता है। अब यहां पर कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 4 साल में एक बार ही आयोजित होती है। उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से 4 साल में एक बार होती है। 1985 में शुरू की गई थी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका आयोजन करवाता है। 4 साल में एक बार होती है, तो 2025 में कहां हुई? अजरबैजान के बाकू में। अब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, क्योंकि यह संस्था आयोजित करा रही है तो इसकी कैजुअली बात करें, यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है। यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 में की गई और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। 4 साल में एक बार 2025 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया। ओके, यहां पर 1 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देखें, भारत ने साइक्लोन डिटवाहा के कारण श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो यह ऑपरेशन है ऑपरेशन सागर बंधु। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 3री रैंक। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? तो यह बनाया गया है लुकास फिलिप को। 2025 समर डेफ ओलंपिक्स की ओवरऑल मेडल टेली में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ये मेडल जीते हैं इंडिया ने 20। बनई मेनाशे समुदाय किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम और मणिपुर में देखने को मिलता है। टैक्स रैम्स स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम भारत के किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा है? तो ये किसके नाम पर है? MS कृष्णन के नाम पर। हाल ही में ये हो गया। चर्चा में रहा NJAC का फुल फॉर्म क्या है? तो NJAC का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। आंसर ए। जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम उत्सव भारत के किस राज्य में राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया गया? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए सेंटियागो नाइवा। ठीक है, सेंटियागो नाइवा। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, तो डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन ये दोनों जो टर्म है ये हमको देखने को मिलती है एथलेटिक्स में। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे, देवराय सेकंड। इनके शासनकाल में भारत आए थे। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिनके कार्यकाल के दौरान बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग कौन है? अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता PK बनर्जी किस खेल से संबंधित है? उगादि नामक नव वर्ष का त्यौहार भारत के किन 2 राज्यों में मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।